था दिव्य पुरुष था, दिव्य अंश था, काल भी मुझसे डरता। कर दूं परास्त देवों को भी, इतना भुजाओं में बल था। तेज अलौकिक चेहरे पर था, क्रोध में सूर्य सा जलता। था वीर महाभट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी देते दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी देते दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से। जिस वक्त मैं माँ पर निर्भर था, उठ माँ का साया बिसर से। जो सोच कर हो पीड़ा मन में, कुंती ने ऐसा काम किया। गंगा में बहाया था मुझको, दिल से निकाला और घर से। एक सारथी ने मुझको पाला, राधा ने माँ का प्यार दिया। लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया। एक सूत ने पाला था मुझको, सबने समझा मैं शूद्र हूँ। था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं, मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। अपमान का घूंट मैं पीता रहा था, कर्म वीर मैं जीता रहा। जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा। मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था। पर सीखूं किससे युद्ध कला था, मैं न किसी को जानता। रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया। सीखूंगा अब मैं युद्ध कला, आश्वासन मुझको दे के गया। पर द्रोण ने भी धिक्कारा था, फिर मुझको ताना मारा था। है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था। फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा। शिक्षा को देकर छीन लिया, इतना मैं रहा अभागा। पूर्ण हुई शिक्षा सबकी था, रंगमंच भी लगा हुआ। वहाँ राजपुत्रों के स्वागत में सारा साम्राज्य था सजा हुआ। खुशियाँ थी चारों तरफ, वहाँ पर बजते ढोल नगाड़े थे। सभी राजपुत्र वहाँ रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे। संग विजय धनुष को लिए हुए फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जो देखा मेरा रण कौशल, सारा साम्राज्य भी चकित हुआ। द्रोण ने वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था, मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था। फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको, जाने क्या क्या बात कही। पहचान लिया था पुत्र को लेकिन कुंती फिर भी मौन रही। फिर दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रोणाचार्य को रोक दिया। मुझको कह करके अंगराज फिर अंग देश मुझे सौंप दिया। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है? सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर दो जी, लाइक का बटन दबा दो। सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दो। जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल हैं, व्हाट्सएप चैनल हैं, स्टेटस है, सब में वीडियो लगी होनी चाहिए। आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है और लाइक का बटन ठोक दो। इतना प्यार दिखाना कि भाई साहब मेरी आंखों में नहीं आंसू आ जाए खुशी के। को मैंने बांध लिया, बनना है मुझको सर्वश्रेष्ठ ये मन में मैंने ठान लिया। कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया। एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को। मिला राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया, हर बंधन को सब बता दिया था। सूर्य देव ने फिर भी मैंने दान दिया था। बता इंद्र की चाल है फिर त्यागा कवच कुंडल को। मित्र को वचन दिया था मैंने, वचन की लाज बचाने को। मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को। मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता। कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे। 2 हाथ पछाड़ा मैंने, केशव मंद मंद मुस्काते थे। श्री कृष्ण की बाबा को सुनकर अर्जुन कुछ शंका करते थे। मेरे उस रण कौशल की क्यों श्री कृष्ण प्रशंसा करते। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। मैं कर्ण पे पड़ता हूँ भारी, फिर उसकी क्यों वाह है। कान्हा ने अर्जुन की मन की शंका को फिर यूं दूर किया था। अहंकार जो अर्जुन को केशव ने उसको चूर किया। तीनों लोगों के स्वामी ने रथ पर लगाम को पकड़ा है। ध्वज में हनुमान जी बैठे हैं, आईने पहियों को जकड़ा है। हे अर्जुन तुम ही बतलाओ इसमें क्या प्रश्न है शंका का। रथ एक हाथ भी पीछे हो तो कर्ण है पात्र प्रशंसा का। युद्ध भयंकर चालू था फिर मेरा मन यूं डोल गया। गुरु परशुराम का शाप मुझे, मैं अपनी विद्या भूल गया। बस उसी समय पर रथ के पहिए को धरती ने पकड़ लिया। धरती के श्राप का फल था वो, तभी काल ने मुझको जकड़ लिया। शस्त्रहीन हो करके जब मैं अपने रथ से उतरा था, अर्जुन ने अपने तीरों से फिर मुझ पे घातक वार किया। ध्यान था मेरा पहिए पर ना पास में मेरे धनुष बाण। तब केशव के आदेश पे अर्जुन ने फिर मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा मुझको ना अर्जुन ने बल से मारा। भगवान साथ
हाथ थे अर्जुन के फिर भी मुझको छल से मारा, वहां बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता, अगर अर्जुन ने उस युद्ध में मुझको छल से वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल है मुझसा योद्धा कोई, दान में मुझसे प्राण भी लो यूं दानवीर ना हुआ कोई, मित्रधर्मी था मेरा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग तुषार, गुड इवनिंग नितेश, गुड इवनिंग गुनगुन, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी, मेरे कटहल कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। हो। एक बार थोड़ा सा हंस के दिखा दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ओ माय गॉड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग आराधना, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग टोनी, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग सूरज, वेरी गुड इवनिंग अनीशा, कृष्णा, आदित्य, आकांक्षा, वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? चलो बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। और फाइनली 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 मतलब बहुत टाइम के बाद आज हमारी फिर से दोबारा अब जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और ये जर्नी अब हमारी 1 या 2 दिन की नहीं है, आने वाले कम से कम 2 से 2.5 महीने अब हमारे YouTube पे ही रहेंगे। ठीक है, मतलब ये मान लो कि तुम्हारा फ्री में बैच है, और ये फास्ट ट्रैक बैच से भी डिटेल में हो सकता है। अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप डेली बेस पे मेरा साथ देंगे, तो बिलीव मी इस बैच के अंदर हम बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे, और सिर्फ रिवीजन नहीं करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि तुम्हें एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा देखने को ना मिले कि तुम्हें लगे यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। चाहे वो बहुत छोटा पॉइंट हो, चाहे बहुत बड़ा पॉइंट हो, टेक्निकल पॉइंट हो, किसी भी तरह के एग्जाम्पल या क्वेश्चंस होंगे हम सारे के सारे क्लास में करके चलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो इधर सुनो ध्यान से। मैं सिर्फ पहले 4 से 5 मिनट आपके लूंगा, थोड़ा सा आपको समझाने के अंदर कि इस बैच में क्या क्या होगा, एक बार पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे, और स्टार्टिंग हम करेंगे इनकम टैक्स से। तो एक बार पहले 4 से 5 मिनट हम समझ लेते हैं कि इस बैच में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पहली बात यह बात समझ लो कि इस बैच के अंदर हम पूरा टैक्सेशन जो है उसकी हम रिवीजन करने जा रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, दोनों को हम बहुत डिटेल में रिवाइज करेंगे। मैं रिवीजन आपको ऊपर ऊपर से नहीं कराऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा बस एक बार आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा, और बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलूंगा। मतलब ये नहीं है कि मतलब चैप्टर 1 के 20 से लेके चलूंगा, इट मींस अगर मैं चैप्टर 1 की रिवीजन करा रहा हूं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन लेके चलूंगा, और जितने भी पॉइंट्स चैप्टर 1 में कवर होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, फिर हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से हम रिवीजन करके चलेंगे। इनकम टैक्स की भी होगी और जीएसटी की भी होगी, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, पहले हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इनकम टैक्स का हमारा फ्लो क्या रहेगा एक बार पहले वो समझ लेते हैं। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार सारे के सारे बच्चे पहले यहाँ पे फ्लो समझेंगे जी। एक बार अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे यहाँ पे देखना स्टार्ट करो, इधर देखो ध्यान से जी। अब पहले टारगेट जो हम लेने जा रहे हैं, आज हमारी 22 फरवरी है, तो 22 फरवरी से आप ये मान के चलो कि 5 मार्च तक, मतलब आप ये मान के चलो कि 22 तारीख है आज, तो 22 तारीख होगी, कल तो हमारा संडे, अरे संडे हमारी क्लास नहीं होगी, मतलब संडे में बीच बीच में कभी रख लूंगा, बट अभी संडे क्लास नहीं होगी, हमारी क्लास जो होगी वो मंडे टू सैटरडे क्लास होगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, और टाइमिंग आपको मैंने पहले बताया हुआ कि टाइमिंग जो होगा वो शाम को 4 से लेके 5:30 या 5 बजे तक हमारी क्लास होगी। आज कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, मतलब ऑफिस के अंदर वाईफाई नहीं आ रहा था, इसलिए मैं घर से क्लास ले रहा हूं, इसलिए आज वाली क्लास जो है वो हमारी 7 बजे है। अदरवाइज क्लास की टाइमिंग जो होगी, मतलब मंडे से जो क्लास की टाइमिंग होगी वो 4 बजे होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो टाइमिंग हमारी 4 से लेके 5:15 5:30 तक हमारी क्लास होगी, और पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा कि पहले हमें ये वाले चैप्टर सारे के सारे हमें कवर करने, जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, और जब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो पहले हम ये वाले चैप्टर सारे कवर करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे, और देन फिर हम अगले चैप्टर के ऊपर आएंगे। तो पहला हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट टारगेट है कि पहला हम जो करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया और टैक्स रेट वाला चैप्टर, उसको आज हम स्टार्ट कर देंगे, आज हमारी क्लास उसी से हम स्टार्टिंग करेंगे। देन फिर हम चैप्टर 2 करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, उसके सारे प्रोविजन बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, और देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर आपका एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, फिर एक चैप्टर है सेट ऑफ लॉसेस का, देन आपका चैप्टर है एडवांस टैक्स का, फिर आपका चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम का, फिर आपका चैप्टर है डिडक्शंस का। तो पहले हमारा टारगेट ये है कि 5 मार्च तक ना ये सारे चैप्टर विद प्रोविजन विद क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ दिया होगा, अगर आपको पता हो, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पीडीएफ इसका डाल दिया था, इवन टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया था। आपको मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ आपके पास आया होगा। अब ये मेरे क्लास के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ऐसे ही हर चैप्टर का पीडीएफ मैं आपको दिया करूंगा।
अब ये मत कहना कि सारा कंबाइन दे दो, क्योंकि अभी मेरा बैच चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इनकम टैक्स अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो पूरे नोट्स अभी तैयार नहीं है, बट जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स की रिवीजन होगी तो इस तरह से नोट्स मैं आपको दिया करूंगा जी। अब इसमें क्या होंगे, चैप्टर 1 के पहले प्रोविजन है, अगर आप उसके बाद चेक करोगे तो चैप्टर 1 के फिर क्वेश्चंस इसके नीचे दिए हुए हैं, तो वाला पहले पूरे प्रोविजंस हैं, उसके नीचे फिर क्वेश्चन है। अगर आप चेक करोगे 140 पेज का पीडीएफ है जिसमें सिर्फ चैप्टर 1 कवर है, उसके प्रोविजंस एंड उसके क्वेश्चंस यहां पर मैंने कवर किए हुए हैं, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। देन फिर मैं चैप्टर 2 आपको दूंगा, फिर मैं चैप्टर 3 आपको दूंगा, तो हर क्लास से पहले, हर चैप्टर से पहले इस तरह से मैं पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया करूंगा, जिसके थ्रू हम यहाँ पे पूरी रिवीजन करेंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 25 तारीख को ना ध्यान रखना, 25th ऑफ मतलब 25th ऑफ फेब को पूरा क्वेश्चन बैंक मैं आप सबको दूंगा। मेरा क्वेश्चन बैंक पूरा तैयार हो चुका है, अप्रोक्सीमेट 700 प्लस पेज का क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर डीटी के सारे क्वेश्चंस हैं। मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं क्वेश्चन बैंक जो दूंगा वो डीटी का दूंगा, उसमें आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन भी मैंने कवर किए हैं, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन भी हैं, आरटीपी और एमटीपी वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर मैंने कवर किए हुए हैं। मतलब जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं ना इनकम टैक्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने कवर कर लिए हैं, और विद ऑल अमेंडमेंट्स मैंने उसमें कवर किए हुए हैं। तो 25 तारीख उसका पीडीएफ मैं सारे टेलीग्राम और सारे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप उसकी खूब खूब प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें से प्रैक्टिस हम लाइव क्लास के अंदर भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आप अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और उसके अंदर सॉल्यूशन भी है, मतलब पहले क्वेश्चंस होगा, देन फिर बाद में सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशन जो होंगे वो फुली अपडेटेड सॉल्यूशन होंगे, और उसके लिए आपको 1 रुपया पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सभी उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो जी। क्लियर है? पक्का पक्का? जिसको नोट्स नहीं आए, जिसको नोट्स नहीं आए टेंशन मत लो, एक बार मैं दोबारा से टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। क्लियर है? पक्का पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और सुनना जी। अब आज से जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से हम स्टार्टिंग करेंगे, और चैप्टर 1 से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और फिर जैसे जैसे हमारे प्रोविजंस होते रहेंगे, देन फिर चैप्टर 1 के ना अगर चेक करोगे सारे के सारे चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन के साइड में मैंने यहां पे दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन के ब्रैकेट में दिया हुआ है डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट का मतलब इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। ऐसे हर क्वेश्चन के ना ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है इजी है, तो कौन सा इजी है, कौन सा एवरेज है, कौन सा डिफिकल्ट है, तो आपको इसी सीक्वेंस में पहले करनी है। मतलब पहले इजी वाले करने, अगर इजी वाले हो गए देन फिर हमें एवरेज के ऊपर आना है, अगर एवरेज वाले हो गए फिर हमें डिफिकल्ट लेवल पे आना है। और अगर मैं सारी वैरायटीज के क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिलीव में एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑलमोस्ट इसके अंदर से ही बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, चाहे वो मॉड्यूल के हैं, चाहे वो आरटीपी के हैं, चाहे वो एमटीपी के हैं, चाहे वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर हैं। बस ये पर ध्यान दो। डन? ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात और समझ लो जी। अब बच्चा कह रहा है सर क्या ये रिवीजन क्लास जो हमारे एग्जाम जो हैं वो सितंबर के अंदर है, तो क्या हम देख सकते हैं? तो पहली बात ये समझ लो, ये क्लास किसके लिए? जिनके भी एग्जाम मई 2025 में है, तो ऑब्वियस सी बात है 100% ये बैच उनके लिए है। जिनके भी एग्जाम जून 2025 में हो सकते हैं, सीएमए वाले बच्चे, सीएस वाले बच्चे, जून 25 में एग्जाम है, आपके लिए भी 100% ये बैच है। फिर जिनके एग्जाम सितंबर 25 में है, आप भी ये बैच देख सकते हो। जिनके एग्जाम दिसंबर 25 में है, आप भी ये बैच देख सकते हो। और जिनके एग्जाम जनवरी 26 में है, आप भी ये बैच देख सकते हो। रीजन, क्योंकि सबके लिए फाइनेंस एक्ट सेम है। जो अमेंडमेंट हम इसके अंदर करेंगे वो जनवरी 26 तक एप्लीकेबल है, तो निश्चिंत हो जाना। अब ना बार बार ये मत पूछना कि क्या हमें देखना है नहीं देखना। तो अगर आपके एग्जाम जनवरी 26 तक हैं तो ये बैच आपके लिए एप्लीकेबल है। सबको ये बैच कंप्लीट करना है और बहुत शिद्दत से कंप्लीट करना है, बस ये बात ध्यान देना। और एक बात मेरी और सुन लो, आपने मुझे पैसे तो नहीं पे किए, बट इसका मतलब ये मत सोचना कि ये फ्री वाला कंटेंट है, तो जब तुम्हारा मन करेगा तुम आओगे और जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तो नहीं आओगे। आपको पता है इस बैच को अगर मैं फास्टैग बैच के नाम से दूं तो 3-4 हजार रुपए मैं चार्ज कर सकता हूं, और बहुत सारे बच्चे इस बैच को परचेज करेंगे और वो सिंसियर तरीके से क्लास देखेंगे। मेरा फ्री रखने का सिर्फ एक रीजन है कि जिस सिंसियरिटी से आप पैसे देके क्लास देखते हो, सेम सिंसियरिटी आपने यहां पर भी रखनी है, इवन उससे ज्यादा रखनी है। तो ये कंटेंट को ना फ्री में मत समझना कि फ्री में कंटेंट है हम कभी भी देख लेंगे। बिलीव मी, जो कंटेंट मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे फील करेंगे कि पेड क्लास के अंदर भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। हम बहुत डिटेल में रिवीजन करने जा रहे हैं।
और ये अभी आप में से काफी सारे बच्चे नए होंगे जिनको भी विश्वास नहीं होगा, बट 4-5 दिन के बाद आप देख लेना जो कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप खुद कमेंट में थैंक यू बोल के रहोगे सर वाकई जो कंटेंट आप यूट्यूब पे दे रहे हो ना वो बहुत अलग लेवल का है। बट वो डिपेंड करता है कि तुम कितने सिंसियर तरीके से डेली क्लास देखते हो। और अगर इस बैच को भी तुम शिद्दत से देख लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड इस बैच को तुमने शिद्दत से देखा हो, इसको फ्री ना समझाओ तुमने, तब तो फिर पढ़ने का मजा आएगा, अदरवाइज फिर सारा बैच बेकार हो जाएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो जी, चलो इधर सुनो ध्यान से। अब फाइनली इस बैच को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे लाइव चैट के अंदर मेरे को फटाफट से बोलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो हाउ द जोश, हाई सर, हाउ द जोश, हाई सर, हाउ द जोश, हाई सर। चलो जी आ जाओ। चार्ट बुक भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी जी, चार्ट बुक भी आपकी तैयार कर रहा हूं, आप चार्ट बुक को देख के हैरान हो जाओगे भाई साहब, इतनी बढ़िया चार्ट बुक बना रहा हूं जीएसटी और इनकम टैक्स की। 50 या 55 पेज के अंदर पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी खत्म हो जाएगा। सर बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बस एक बार ट्रस्ट करके शिद्दत से आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे इस बैच को मेरे साथ अटेंड कर लेना बस, और जैसे जैसे बोलूंगा ना वैसे वैसे कर लेना, और जब तुम एग्जाम दे के आओगे तुम्हारे दिल से थैंक यू निकलेगा, इतना मेरा आपसे वादा है। बस एक बार यहां पे इस बैच को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, मैं और कुछ नहीं कहता जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो जी। बाकी टेलीग्राम चैनल आप सबको पता है, टेलीग्राम चैनल हमारा सीए के वाले बच्चों के लिए अल्टीमेट सीए वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे कनेक्ट हो जाएं। और जो मेरा पर्सनल चैनल है जो सीएस के बच्चों के लिए है, वीजी स्टडी हब के नाम से है, तो वीजी स्टडी हब मेरा टेलीग्राम चैनल है, विवेक गाबा के नाम से, आप उसके अंदर भी ऐड हो सकते हैं, उसके अंदर आ जाएंगे जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से अब यहां पे आ जाओ बिना किसी बातचीत के। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे। अब हम चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 1 आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सारे के सारे बच्चे यहां पे देखना, बस इधर देखो जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान से देखना स्टार्ट करो। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूंगा तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट ये मीनिंग ऑफ टैक्स जी। ठीक है जी। अब अगर मैं मीनिंग ऑफ टैक्स की बात करूंगा, आप सब जानते हो टैक्स का मतलब क्या है, तो पहला पॉइंट ये बात कहना चाह रहा है कि टैक्स जो है वो एक मैंडेटरी चार्ज है, मतलब ऐसा कोई भी फीस या ऐसा कोई भी फाइनेंशियल चार्ज जो हमें गवर्नमेंट को देना मैंडेटरी है, और जो भी हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं अगर वो किसी एक्ट के बेस पर हम गवर्नमेंट को देंगे उसको हम टैक्स में कवर करेंगे। तो टैक्स का मतलब सिंपल सा क्या निकल के आ रहा है कि ऐसे कोई भी फीस, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल चार्ज जो मैं गवर्नमेंट को पे करना है, किसी एक्ट के बेस पर पे करना है, और जो पे करना मैंडेटरी है उसको हम टैक्स में कवर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अगर मान लो कोई भी ऑप्शनल पेमेंट है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन, अगर मान लो कोई भी ऑप्शनल पेमेंट है तो क्या ऑप्शनल पेमेंट को हम टैक्स में कवर करेंगे? ऑब्वियसली बात है नहीं। तो पहली बात मैंडेटरी हो, दूसरी बात गवर्नमेंट हमसे ले रही हो, तीसरी बात अंडर एन एक्ट ले रही हो, तभी उसको हम टैक्स में कवर करेंगे, अदरवाइज टैक्स में कवर नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान देना। उसके बाद टैक्स का ओरिजिन कहां से हुआ जी? तो टैक्स का ओरिजिन जो है वो कहां से है? लैटिन वर्ड टैक्सो जो है वहां से टैक्स का ओरिजिन हुआ है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, एग्जाम में किसी काम की नहीं है। उसके बाद टैक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो अगर मैं टाइप्स की बात करूंगा तो टैक्स जो है वो दो तरह का होता है, एक तो होगा डायरेक्ट टैक्स होगा और दूसरा होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पे आएगा फिर उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। मतलब डीटी का मतलब ये निकल कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन और बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेम पर्सन। इट मींस अगर कोई टैक्स मान लो लगा मुझ पे है और अगर बर्डन भी मुझ पे आ रहा है फिर तो वो डायरेक्ट टैक्स है। बट अगर मान लो कोई टैक्स ऐसा है, अगर मान लो लगा मुझ पर है बट बर्डन किसी और पर्सन के ऊपर आएगा फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल जीएसटी। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप में से काफी सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर अगर पेमेंट करने वाला अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा तो वो डायरेक्ट टैक्स है। एक्चुअल में डेफिनेशन ये नहीं है। आपको डेफिनेशन जो याद करनी है वो डेफिनेशन क्या याद करनी है कि अगर लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर है फिर तो वो डायरेक्ट टैक्स है, और अगर लेवी एंड बर्डन अगर वो डिफरेंट पर्सन पर है फिर वो क्या बनेगा? वो इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन आपकी यहां पे निकल के आ रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो पहला डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है कि अगर लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे होगा फिर तो वो डायरेक्ट टैक्स है, और अगर लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पे होगा फिर वो क्या बन जाएगा? आईडीटी बन जाएगा। सेकंड डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसकी नेचर क्या है?
प्रोग्रेसिव। सारे बच्चे बोलो हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसकी नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव। अगर मैं प्रोग्रेसिव की बात करूंगा तो उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? जो आपका डायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। और अगर मैं रिग्रेसिव की बात करूंगा इसका मतलब क्या है? फिक्स नेचर। मतलब गवर्नमेंट कह रही है चाहे भाई साहब आप ज्यादा गुड्स कंज्यूम करोगे कम गुड्स कंज्यूम करोगे, रेट ऑफ टैक्स आपका सेम रहेगा। एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप मार्केट में जब भी खाने रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, आप चाहे कम खाना खाओ चाहे ज्यादा खाना खाओ, जीएसटी का रेट तो सेम रहता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला कि साहब मैंने 5,000 रुपए का खाना खा लिया तो मेरा जीएसटी का रेट जो है वो 5% कर दो। सर अगर मैंने 500 रुपए का खाना खा लिया तो जीएसटी का रेट 12% कर दो, ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब ज्यादा गुड्स होगा कम रेट होगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। गवर्नमेंट कह रही जीएसटी जो है उसकी नेचर क्या है? रिग्रेसिव, मतलब फिक्स नेचर है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, रेट ऑफ जीएसटी सेम रहेगा। उसके बाद एक बात मेरे को बताओ, अब जो डायरेक्ट टैक्स है वो पेइंग कैपेसिटी से लिंक करता है। मतलब जो ज्यादा अमीर होगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो गरीब होगा वो कम टैक्स पे करेगा। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो अमीरों और गरीबों पर भेद नहीं करता, वो पेइंग कैपेसिटी पर लिंक नहीं है। हेलो भाई साहब, ओए इधर, तुम अमीर हो तो भी तुम्हें जीएसटी देना है, तुम गरीब हो तो भी तुम्हें जीएसटी देने हैं। तो जीएसटी जो है वो पेइंग कैपेसिटी पे लिंक नहीं करता, अमीरों और गरीबों की बात इसमें होती नहीं है। जो सामान खाएगा वो जीएसटी पे करेगा, बात खत्म। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फॉर एग्जाम्पल बाहर एक पर्सन है, अब मान लो वो भीख मांग रहा है, वो कह रहा है बाबूजी मुझे 10 रुपए दे दो। अब अगर वो पिज्जा खाने के लिए चला गया डोमिनोज के अंदर, और फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग पिज्जा खाने गए डोमिनोज के अंदर, तो डोमिनोज वाले को वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो बाहर पैसे मांगता हूं तो मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल मत करो, और तुम लोग तो अमीर हो इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी जीएसटी की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। रीजन क्योंकि जीएसटी जो है वो पेइंग कैपेसिटी पे लिंक नहीं करता। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे और जो गरीब है वो कम टैक्स पे करेंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर। बट ये चाहे ये सब में यूनिफॉर्म है, मतलब चाहे तुम अमीर हो चाहे तुम गरीब हो, सबको जीएसटी जो है वो बराबर देना पड़ेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। यह बात ध्यान देना जी। क्या पॉइंट क्लियर है? उसके बाद डिपार्टमेंट की बात करो जी। अब अगर मैं इसके डिपार्टमेंट की बात करूंगा तो डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है? हेलो भाई साहब इधर, डायरेक्ट टैक्स जो है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीडीटी। अरे सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या निकल के आती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका डिपार्टमेंट कौन सा निकल के आ रहा है? सीबीआईसी। इसकी फुल फॉर्म क्या निकल के आ रही है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसकी फुल फॉर्म ये निकल के आ रही है। तो इसका डिपार्टमेंट सीबीडीटी है, इसका डिपार्टमेंट सीबीआईसी है। देन फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। अब याद करो इनकम टैक्स में जितने बच्चे मेरे सामने बैठे, हेलो भाई साहब इधर देखो ध्यान से, आपसे बात कर रहा हूं इधर। अब एक बात मेरे को बताओ, आपने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा होगा कि 2 साल होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। याद है इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब इनकम कमाने वाला साल, और टैक्स देने वाले साल को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जबकि जीएसटी में ना कोई प्रीवियस ईयर वाला कॉन्सेप्ट है और ना ही कोई असेसमेंट ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। तो वही बात यहां पे लिखी है कि यहां पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात होती है, और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं होता, बस ये पर ध्यान देना। अब एक बच्चा कहता है यार गाबे एक बात बता, ओए गाबे सुन मेरी बात, ये तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट तो खत्म नहीं हो गया, आप हमें गलत नहीं पढ़ा रहे? हमने सुना है एक नया साल आया है जिसका नाम है टैक्स ईयर। तो यहां पे वो बातें मत करना। टैक्स ईयर जो है वो इनकम टैक्स बिल जो 2025 है, जो कहीं जून 26 या मई 26 या उसके बाद आना है, उसमें टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर खत्म हो चुका है, वो नए इनकम टैक्स बिल के अंदर आया है। बट हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर भी है और हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर भी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो टैक्स ईयर वर्ड यूज कहीं मत करना, वो नए इनकम टैक्स बिल की बात हो रही है। अगर मैं अपने लो की बात करूंगा तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसका रेवेन्यू किस गवर्नमेंट के पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। आप सब जानते हो इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का है। अब अगर इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का है तो रेवेन्यू भी किस गवर्नमेंट के पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा तो जीएसटी का रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और जीएसटी का रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। रीजन क्योंकि सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। तो सीजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एसजीएसटी का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इसका रेवेन्यू दोनों गवर्नमेंट के पास जाएगा, बट जो डायरेक्ट टैक्स होगा उसका रेवेन्यू जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, बस ये पर ध्यान देना।
फिर नेक्स्ट पॉइंट ये निकल कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है, इनकम अराइज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इनकम कमाऊंगा तभी मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर मैं इसकी बात करूंगा इनडायरेक्ट टैक्स, तो जीएसटी किस पे लगेगा जी, जीएसटी लगेगा सप्लाई पे। अब जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। इट मींस अगर कोई काम सप्लाई में कवर होगा तो जीएसटी लगेगा, अगर कोई काम सप्लाई में कवर नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे अगर मैं कस्टम की बात करूंगा तो कस्टम जो लगेगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले केस में एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद एग्जांपल, अब डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आएंगे, तो पहला यहां पर आएगा इनकम टैक्स हो गया, फिर यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, फिर यहां पे गिफ्ट टैक्स हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल जो है वो डायरेक्ट टैक्स के। और आईडीटी में एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। ये डिफरेंस आपके निकल के आ रहे हैं। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ जी, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? है नहीं? सारे बच्चे मुझे फटाफट से आंसर दो, क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट से बताओ जी, क्या डिफरेंस आपके क्लियर हो चुके हैं? पक्का पक्का मीनिंग समझ में आ चुका है, डिफरेंस समझ में आ चुका है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले सबने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसके सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत बढ़िया समझ के चलेंगे। बट ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, तो एग्जाम में सिंपल सी बातें इतने इसमें से क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसकी स्पीड फास्ट लेके चली है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये निकल कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट क्यों करती है। अब एक बच्चा ये बात कहती है, यार गाबे एक बात बता, जैसे आपने बोला कि डायरेक्ट टैक्स है, आपने बोला इनडायरेक्ट टैक्स है, बट गवर्नमेंट ये टैक्स क्यों लगा रही है? भाई गवर्नमेंट जो है वो ये टैक्स क्यों लगा रही है, उसका रीजन क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा बहुत सारे रीजन है। इट मीन आज अगर गवर्नमेंट तुमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, उसके क्या क्या रीजन है, तो वो सारे के सारे रीजन ये निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन ये निकल के आ रहा है रेजिंग रिवेन्यू। इसका मतलब कैसे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ता है। फिर सेकंड गवर्नमेंट कह रही है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे देश की ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है। फिर इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंकरेजमेंट मिलती है। अब एक बात मेरे को बताओ, जितना गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी उतना हमारे देश का फायदा होगा ना, क्योंकि बाहर से आने वाला सामान अगर महंगा होगा तभी देश का सामान हमारा बिकेगा। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम टैक्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम इंकरेज कर सके। फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, जितने भी बैकवर्ड रीजन है अगर वहां पर टैक्स का पैसा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डेवलपमेंट भी होगी। फिर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब अमीर और ज्यादा अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, इसलिए दोनों में मैनेज करने के लिए हम यहां पे टैक्सेशन लगा रहे हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रहे, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए हम टैक्सेस यहां पे लगा रहे हैं। उसके बाद टू इंक्रीज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, बस ये पर ध्यान दो। सर क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकता है? इसमें से कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है और ना ये तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा। ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उन टैक्सेस का करती क्या है, उसके रीजन आपके सामने है कि गवर्नमेंट टैक्स लेवी क्यों करती है। देन फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि पावर टू लेवी टैक्स, कि जो ये टैक्स इंडिया में लग रहे हैं उसको लगाने की पावर कहां से मिलती है। भाई दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का लॉ लगाने की पावर किसके पास है? सर आज अगर इंडिया में जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी का लॉ लगाने की पावर किसके पास है? सर हमने सुना कस्टम ड्यूटी भी है, तो कस्टम ड्यूटी का लॉ लगाने की पावर किसके पास है? तो जितने भी टैक्सेस हमारे सिलेबस में हैं उनको टैक्सेस को लगाने की पावर किसके पास है? तो आप सब जानते हो जो भी हमारे इंडिया में लॉज बनते हैं वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। अब गवर्नमेंट ये बात करे कि जो हमारे देश का संविधान है ना, उस देश के संविधान में एक 7th शेड्यूल है, एक 7th शेड्यूल है। उस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। फिर उस लिस्ट के अंदर अलग अलग मैटर लिखे हुए हैं। तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है उस लिस्ट में गवर्नमेंट कहती है जितने भी मैटर यूनियन लिस्ट में है ना उस पर लॉ बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। जितने भी मैटर आपके स्टेट लिस्ट में है उस पर लॉ बनाने की पावर जो है वो स्टेट असेंबली के पास है। और जितने भी मैटर आपके लिस्ट नंबर 3 में निकल के आते हैं उस पर लॉ बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट के पास भी है। बट अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट जो होगी वो प्रीवेल करेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मेरे को बताओ, लिस्ट 1 के मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना रही है। मैं कहा हाँ। सर लिस्ट 2 के मैटर पे स्टेट लॉ बना रही है। मैं कहा हाँ। सर एक बात मेरे को बताना, तो जो इनकम टैक्स होता है तो इनकम टैक्स हमारा किस लिस्ट में आता है? हेलो भाई साहब, ओए ओए क्या बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप छोड़ दो नालायक।
इधर सुनो ध्यान से। अब एक बात मेरे को बताओ, इनकम टैक्स हमारा किस लिस्ट में आता है? अच्छा एक बात मेरे को बताना, इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल लेवल का है। अब अगर इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल लेवल के लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है। अब अगर सेंट्रल लेवल के लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास है तो क्या वो लिस्ट वन में होगा? बिल्कुल लिस्ट वन में होगा। तो लिस्ट वन की कौन सी एंट्री के आगे इनकम टैक्स लिखा हुआ है? तो मेन पॉइंट ये है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि लिस्ट वन में ना टोटल मिला के 97 मैटर है। आपको पता है लिस्ट वन में टोटल मिला के 97 मैटर हैं, एक से लेके टोटल मिला के 97 मैटर हैं, और जो एंट्री नंबर 82 है उसके आगे इनकम टैक्स लिखा हुआ है। तो सारे बच्चे ना ये दिमाग में लेके चलना, अभी शाम का टाइम है, तुम्हारे पापा भी घर आने वाले होंगे, ये जितनी भी मैं तुम्हें रिवीजन करा रहा हूं तुम ये मान के चलना कि तुम्हें इसको घर में ही पापा से डिस्कस करना है। मतलब वैसे भी तुम्हें अपने दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई इनकम टैक्स कहां से आया। आपको पापा पता है इनकम टैक्स बनाने वाला कौन है? पापा ने कहा मुझे नहीं पता। पापा बनाने वाली पार्लियामेंट है। पापा को पता 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। पापा जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें टोटल मिला के 97 मैटर है। 97 में एक मैटर नंबर 82 है, एंट्री नंबर 82 है, उसके आगे लिखा हुआ है इनकम टैक्स। तो एक बार चेक करो, ये हमारा एंट्री नंबर 82 है, उसमें लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट को हर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर है, बट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर नहीं है। अच्छा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर नहीं है, इसका मतलब क्या कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं, या पार्लियामेंट को पावर नहीं है? पार्लियामेंट को पावर नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो इनकम टैक्स का लॉ लगेगा ना तो उस पे एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स लगाना है तो वो लिस्ट 2 में पावर होगी, और लिस्ट 2 में एंट्री 46 है, स्टेट असेंबली को एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर है। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जब भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स लगाने की पावर है, और पावर जो मिलेगी वो लिस्ट 2 की एंट्री 46 से मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। फिर 83 में कस्टम ड्यूटी आती है, 84 में एक्साइज ड्यूटी आती है, 85 में एक सामने लिखा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स। अब एक बच्चा ढूंढ रहा है, कह रहा है एक बात बता गाबे, यहाँ पे जीएसटी कहाँ है? हेलो भाई साहब, ओए इधर जीएसटी कहाँ है? इसमें तो जीएसटी है ही नहीं। सर हमारे सिलेबस में तो जीएसटी भी है, और अगर हमारे सिलेबस में जीएसटी है तो आपने कहा था जो भी लॉ बनता है वो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा तो वो किसी ना किसी लिस्ट में तो होगा। तो हमने सारी लिस्ट यहां पे देख ली, इसमें तो कहीं भी जीएसटी नहीं है। तो याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि जीएसटी इन तीनों लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं है। जीएसटी इन तीनों लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं है। जीएसटी का माई बाप जो है, जीएसटी को जन्म देने वाली जो है, वो जीएसटी को जन्म देने वाला है आर्टिकल 246 कैपिटल ए। ये सारी की सारी कहानी हम जीएसटी के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ने यहां पे जीएसटी नहीं लिखा। बट अभी हम इनकम टैक्स की रिवीजन कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतनी बात ध्यान दो कि भैया जीएसटी जो आया है वो इन तीनों लिस्ट में नहीं आया, वो किसी भी एंट्री में कवर नहीं है, वो किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई हैं। मैंने कहा ना सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो जब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं आप सर्च करना, आधी वीडियो में लोगों ने यह बोला कि जीएसटी लिस्ट 3 में कवर है, जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में कवर है। आंसर इज नो, इनकरेक्ट आंसर है, 100% गलत आंसर है। जीएसटी तीनों में से किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है, ना वो लिस्ट 1 में कवर है, ना वो लिस्ट 2 में कवर है, ना वो लिस्ट 3 में कवर है। जीएसटी की कहानी जो है वो आर्टिकल 246 कैपिटल ए से लिखी गई है। बस ये पर ध्यान दो। एक बार चेक करो, देखो मैंने यहां पे लिखा भी है जी। अगर आप चेक करोगे कि आर्टिकल 246 कैपिटल ए, वहां से जीएसटी का लॉ लगाने की पावर मिली है, तो जीएसटी किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है और किसी भी एंट्री में कवर नहीं है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या सारी बातें मेरे को समझ में आती है? सर क्या आप हमें क्वेश्चन बैंक दे सकते हैं? अरे क्वेश्चन बैंक दे सकता हूं, 750 पेज का तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिलेगा। जितनी मर्जी प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना। सिर्फ 25 तारीख का वेट कर लो, 2-3 दिन का वेट कर लो। चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं, चैप्टर 1 के क्वेश्चन तो हमारे पास आ ही चुके हैं। 25 तारीख को मैं तुम्हारे सभी इनकम टैक्स के चैप्टर के क्वेश्चन दे दूंगा, तुम टेंशन मत करो जी, ठीक है? तो टेंशन मत, तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सर इस बार मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई, इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं, ध्यान रखना। मैंने पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी, बट इस बार मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे काम कर रहा हूं। तुम्हें चार्ट बुक भी दूंगा, क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, रिवीजन भी होगी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। बट अब हार्ड कॉपी मत मांग लेना,
कहा हार्ड कॉपी दे देना, कहा हार्ड कॉपी फ्री में दे। अब नालायक को हार्ड कॉपी दे दे, तुम्हारे घर ना आ जाऊं? जो मेरे घर में छोटी छोटी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ लेके जाऊं? जितना कंटेंट फ्री में दे सकता हूं उतना ही दूंगा नालायकों। एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे एमसीक्यूज मिल जाएंगे नालायकों। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट से आओ जी। अब यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? अब तुम्हें समझ में आ गया इनकम टैक्स बनाने वाली कौन है? बताओ जल्दी बताओ, इनकम टैक्स बनाने वाली कौन है? सारे बच्चे बताओ, जल्दी बोलो फटाफट से, इनकम टैक्स बनाने वाला कौन है? सर इनकम टैक्स बनाने वाली है पार्लियामेंट। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इनकम टैक्स बनाने वाली अगर पार्लियामेंट है तो कहां से आया? लिस्ट 1 से आया, लिस्ट 2 से, लिस्ट 3 से? ऑब्वियस बात है लिस्ट 1 से। लिस्ट 1 की कौन सी एंट्री से आया? लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 से आया। और अगर एंट्री नंबर 82 से हमारा इनकम टैक्स बने तो 83 से क्या बना? कस्टम। 84 से क्या बना? एक्साइज। 85 में क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। और एग्रीकल्चर इनकम में जो टैक्स लगेगा वो लिस्ट 2 एंट्री नंबर 46 के बेस पे लगेगा। बस ये पर ध्यान दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे जीएसटी कहां पे कवर है? जीएसटी कहीं पर भी कवर नहीं है। जीएसटी की कहानी जो है वो आर्टिकल 246 कैपिटल ए से लिखी गई है। जीएसटी किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है और किसी भी एंट्री में कवर नहीं है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। अब एक बात मेरे को बताओ, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से बात सुनना। अब इनकम टैक्स का लॉ लगाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है और एंट्री नंबर 82 से पावर लेकर इनकम टैक्स की पावर मिली। आप मेरे को बता सकते हो कि पावर होने से कुछ हो जाता है या पहले हमें एक्ट बनाना पड़ेगा तभी वो टैक्स लगेगा? मैं देखता हूं तुम कितने इंटेलिजेंट हो भाई। तुम्हारी छाती गर्व से चौड़ी हो रही है ना कि हमें सारा आता है, टैक्स आता है। तो ये बताओ कि पावर होने से कुछ होगा या पहले एक्ट बनाना पड़ेगा? बताओ, सोच के बताना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो पार्लियामेंट के पास इनकम टैक्स का लॉ लगाने की पावर है तो क्या पावर होने से कुछ होगा क्या या पहले एक्ट बनाना पड़ेगा? तो पहले एक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि पहले एक्ट बनाना पड़ेगा? बिना एक्ट के हम कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते और ना ही कलेक्ट कर सकते। ये बात कहां लिखी है? जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से जी। सारे बच्चे बताओ ये बात कहां लिखी है कि बिना एक्ट के ना तो हम टैक्स लगा सकते हैं और ना ही कलेक्ट कर सकते हैं? तो ये बात लिखी है आर्टिकल 265 में। अब याद करो, रेगुलर बैच वाले बच्चे याद करो, ये सारी बातें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की हैं। ये क्लास के ही नोट्स हैं जी। हेलो भाई साहब, ये तुम्हारे क्लास के ही नोट्स हैं। वो पता लगे अगर आप पुराने बैच के बच्चे होंगे तो क्लास में ऑब्वियस सी बात है हर बैच के अंदर इंप्रूवमेंट चलती रहती है, हर बैच में नोट्स इंप्रूव होते रहते हैं। पर ये सारी बात हमने क्लास में डिस्कस की थी और ये बात आर्टिकल 265 में लिखी है। चेक करो, आर्टिकल 265 ये बात कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, दैट इज एक्ट। मतलब जब तक एक्ट नहीं बनेगा ना, जब तक एक्ट नहीं बनेगा ना तो वो टैक्स लगेगा और ना ही वो कलेक्ट होगा। तो एक्ट बनाना जरूरी है, एक्ट बनाना जरूरी है। इट मींस अगर हमें किसी भी टैक्स को लगाना है या कलेक्ट करना है तो बिना एक्ट के वो काम नहीं हो सकता। बस ये पर ध्यान दो जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो जी, आज अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं, हेलो भाई साहब इधर, आज अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो सोच के बताना इनकम टैक्स के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है? जल्दी बताओ, मैं देखना चाह रहा हूं तो मुझे कैसे आंसर दोगे। इनकम टैक्स के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है? बस मेरे को सारे बच्चे बता दो इनकम टैक्स के लिए एक्ट कौन सा बना हुआ है? इनकम टैक्स के लिए एक्ट बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और आपको पता है जो नया एक्ट आ रहा है उसका नाम क्या है? ये तो सबको पता है ना कि नया इनकम टैक्स आ रहा है, बिल आ चुका है, उसका बिल आ चुका है, ये तो पता है ना सबको। अब कोई मेरे को बताओगे उसका नाम क्या पड़ेगा? जब वो पास हो जाएगा, जब सारी अप्रूवल्स मिल जाएंगी, उसका नाम क्या पड़ेगा? बताओ उसका नाम क्या पड़ेगा? मैं यहां पे, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू नालायक को। डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं पड़ेगा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के भी डाली थी कि अब डायरेक्ट टैक्स कोड को भूल जाओ, भूल जाओ उस डायरेक्ट टैक्स कोड को। और मैंने वहां पे खोल के भी दिखाया था जो नया एक्ट है उसका नाम बनेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। प्रोफेशनल बनने वाले हो, कुछ ही घंटों के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम उसमें पास हो जाओगे। तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम्हें टैक्स का सब पूरा ज्ञान है, पूरे विश्व में तुम माने हुए टैक्स के महाज्ञानी हो, तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज टैक्स की। तुमसे किसी ने पूछ लिया, अब एक बात बता, वो जो नया नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है तो उस बिल का नाम क्या पड़ेगा? अरे तेरे को पता ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स कोड पड़ेगा।
डायरेक्ट टैक्स कोड पड़ेगा तो डायरेक्ट टैक्स कोड अब नाम नहीं पड़ेगा, उसका नाम पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो उसका नाम जो पड़ेगा वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड की बात कर रही थी, बट अब गवर्नमेंट उसका नाम डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं रख रही है, गवर्नमेंट उसका नाम चेंज कर दिया है। अब जो नया नाम होगा वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। बट हमारे किसी काम का नहीं है, बट तुम बाहर जाके गलत ना बोलो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि जो नया इनकम टैक्स आएगा उसका नाम भी इनकम टैक्स एक्ट ही होगा, बट अभी 1961 है तो उसका जो होगा वो 2025 होगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो देखो वही बात यहां पे लिखी है, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर जीएसटी की बात करता हूं तो ऐसे जीएसटी के लिए भी अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। जैसे इनकम टैक्स के लिए एक एक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स के लिए एक एक्ट है, उसी एक्ट में प्रोविजन है, उसी एक्ट में इसके टैक्स रेट है। अगर मैं प्रोविजन की बात करूंगा तो प्रोविजन भी इनकम टैक्स एक्ट में है, अगर मैं रेट्स की बात करूंगा तो रेट्स भी इनकम टैक्स एक्ट में है। बट एक बार मेरे को सारे बच्चे बताना, क्या जीएसटी के लिए एक एक्ट बना है या जीएसटी के लिए एक से ज्यादा एक्ट बने हैं? तो याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि जीएसटी के लिए टोटल मिला के 35 एक्ट बने हैं। अब जीएसटी के लिए 35 एक्ट कैसे हैं? तो सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दें कि जीएसटी के लिए 35 एक्ट कैसे बने हैं। अब एक बार यहां पे चेक करना, देखो जी यहां पे तो 35 एक्ट कैसे हैं। एक आपका सीजीएसटी है, हेलो भाई साहब इधर ओए, एक आपका सीजीएसटी है, फिर एक आपका यहां पर क्या पड़ेगा, एक आपका पड़ेगा आईजीएसटी, एक आपका यूटीजीएसटी और 31 आपके एसजीएसटी। तो टोटल मिला के 35 एक्ट बने हैं और एक जीएसटी कंपनसेशन है, तो 35 एक्ट बने हैं तब जाके हमारा जीएसटी बना है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं और तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इतना तुम्हें पता है कि ये तुमसे पेपर में नहीं पूछेंगे। फिर गाबे ये तू क्यों करवा रहा है? इसलिए करवा रहा हूं कि अगर इसके बिना करवाए सीधा मैं क्वेश्चंस के ऊपर आ जाऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को वो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि बिना बेस के हम बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, पहले तुम्हारी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब कस्टम के लिए दो एक्ट बने हैं, एक तो कस्टम एक्ट है 1962 और एक कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975। तो प्रोविजन 1962 में है और जो कस्टम के रेट हैं वो 1975 के अंदर है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर भी कई बार बन चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंसियर तरीके से लेके चलना चाहिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंसियर तरीके से लेके चलना। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ना अलग अलग नाम से बन चुका है। वो क्वेश्चन में तुमसे पूछते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ बताओ, या वो तुमसे पूछते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ बताओ। अब या तो वो सोर्सेज पूछ रहे हैं या वो कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं, तो सोर्सेज और कंपोनेंट अगर वो तुमसे पूछते हैं तो आंसर दोनों का सेम लिख के आना चाहिए। अब अगर मैं सोर्सेज की बात करूंगा या कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो टोटल मिला के 5 सोर्सेज हैं या 5 कंपोनेंट्स हैं जिसके बेस पे हमारा इनकम टैक्स चलता है। अब वो 5 सोर्सेज कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? तो पहला आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेकंड आ रहा है इनकम टैक्स रूल्स 1962, फिर तीसरा आ रहा है फाइनेंस एक्ट, चौथा आ रहा है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन और पांचवा यहां पे आ रहा है लीगल डिसीजन या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। ये 5 आपके सोर्सेज हैं, ये 5 आपके कंपोनेंट्स हैं। अब वो तुमसे ये नहीं है कि इन 5 के नाम बोलेगा, वो बोलेगा इनको डिफाइन भी करो, इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करूंगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सोच के बताना, जब वो नए वाला आ जाएगा, जब वो नए वाला आ जाएगा बताओ फिर ये लाइन में क्या लिखा होगा कि लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया गवर्न बाय, अपने आप बोल दो, इस लाइन को चेंज कर दो। जब वो नया एक्ट पास होगा तो यहां पे क्या लिखा होगा? गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 2025। अभी जो हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, अभी जो हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं वो गवर्न हो रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। फिर जब वो नया एक्ट पास होगा तो फिर वो गवर्न जो होंगे वो 2025 से होंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें छोटी छोटी हैं बट ये तुम्हारी नॉलेज पे इंपैक्ट डालेंगी कि जो
यहां पे 700 प्लस बच्चा लाइव बैठा है तो उसको इस बात का आइडिया है कि हमने बोलना सही है, आगे जाके हमें गलत नहीं बोलना, हमें डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं बोलना, हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 बोलना है जब वो नया एक्ट पास होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद देखो फिर अब ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जीएनके, सिंपल सी बात है। फिर ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 1962। आप मेरे को बताओगे जो नया एक्ट है उसमें डेट क्या लिखी हुई है कि वो एप्लीकेबल कब से होगा? चलो ये 1961 में आया, इसका एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 जो नया एक्ट आएगा वो आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, वो एप्लीकेबल कब से होगा? उसमें डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2026। तो वो 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल होने का प्रस्ताव है। एप्लीकेबल होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट 1 अप्रैल 26 से वो बोल रहे हैं, तो अप्रैल 26 में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मई 26 और जून 26 में तो आएगा नहीं। सितंबर 26 के अंदर भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और मुझे नवंबर दिसंबर 26 के अंदर भी कोई उम्मीद नहीं है, तो कहीं 2027 से शायद हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होना स्टार्ट होगा। तो भी 2 साल हमारे पास पड़े हैं, इन 2 सालों के अंदर हमें यही एक्ट पढ़ना है, बस ये पर ध्यान दो जी। हां, जब तुम अगली स्टेज पे आ जाओगे, ये स्टेज क्लियर करके फिर शायद तुम्हें नया टैक्स पढ़ना पड़ेगा अगर वो पास हो जाता है जी। उसके बाद देखो इसमें 298 सेक्शन है और टोटल मिला के 14 शेड्यूल है। अच्छा, अब ये कहने को 298 सेक्शन है, अगर आपको जानकारी दूं तो अगर मैं इसकी बात करता हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो टोटल मिला के ना 900 प्लस सेक्शन है। अब ये 900 प्लस सेक्शन कैसे है? मतलब क्योंकि 298 तो कहने को है ना, अब 298 तो कहने को है। अब एक बताओ, एक सेक्शन है, अगर आपने पीजीपी का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पीजीपी के चैप्टर में देख लो सेक्शन 35, 35(1)(1), 35(1)(2), 35(1)(3), 35(2)(AA), 35(2)AB, 35(AD), 35(2)AA, 2AB, 35(C), CCC, CCD, कितने सारे सेक्शंस हैं। तो उन्होंने अब क्या किया, इसको बाइफरकेट कर दिया। अब जो नया इनकम टैक्स आ रहा है उसमें टोटल मिला के 536 सेक्शन है, 536 सेक्शन है उसके अंदर। जो टोटल मिला के पहले 900 प्लस थे उसको इन्होंने कम करके 536 कर दिया। जो बेकार के सेक्शंस थे इन्होंने वो सारे हटा दिए। जो अभी है उसमें 14 शेड्यूल हैं। जो नया इनकम टैक्स आ रहा है उसमें टोटल मिला के 16 शेड्यूल हैं, 16 शेड्यूल हैं। जैसे अभी हमारा सेक्शन 10 है, एग्जम्पशन का है, सेक्शन 10 में एग्जम्पशंस है, उन्होंने वो सारी एग्जम्पशन जो है ना नए इनकम टैक्स बिल में इन्होंने शेड्यूल में डाल दी। बट सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतनी सारी नॉलेज आ चुकी है ताकि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या करना है। हमें यही करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमें 298 सेक्शन ही करने हैं, हमें 14 शेड्यूल ही पढ़ने हैं, 536 सेक्शन हमारे किसी काम के नहीं है जी। उसके बाद देखो फिर सेक्शन में सब सेक्शंस होते हैं, क्लोज होते हैं, सब क्लोज होते हैं, ये सारी बातें होती हैं। और इनकम टैक्स एक्ट में जब भी हमें अमेंडमेंट्स करनी होती है वो कैसे होती हैं? हर साल फाइनेंस एक्ट आता है उसके थ्रू अमेंडमेंट्स होती हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो ये सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट में आती हैं। फिर अगला इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब एक बात मेरे को बताओ, एक्ट तो बना दिया, अब एक्ट तो बना दिया, अब अगर एक्ट तो बना दिया, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है इस एक्ट को गवर्न कैसे करना है, इस एक्ट के प्रोसीजर क्या होंगे, फॉलो कैसे होगा? तो वो सारी की सारी बातें रूल्स में। मतलब एक्ट हमें क्या बता रहा है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। रूल्स हमें बता रहे हैं हाउ टू डू, कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना, ये काम करना कैसे है, वो सारी की सारी बातें रूल्स में लिखी हैं। तो इनकम टैक्स रूल्स में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, किसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें रूल्स में है। ठीक है। उसके बाद देखो सीबीडीटी एम्पावर करेगा रूल्स बनाने के। उसके बाद रूल्स में सब रूल्स होंगे, प्रोविजो होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगे। रूल्स में अंदर क्या होंगे? प्रोसीजर्स होंगे। उसके बाद रूल्स एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात ध्यान देना। तो एक्ट बताते हैं व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, और रूल्स आपको बताते हैं हाउ टू डू। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आओ, एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब ये फाइनेंस एक्ट जो है वो हर साल आता है। पहले फाइनेंस बिल होता है, फिर पार्लियामेंट के हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर वो एक्ट बन जाता है। जो अमेंडमेंट्स आती हैं हर साल वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती हैं। फाइनेंस एक्ट में टोटल मिला के आपके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये टोटल मिला के 4 पार्ट जो होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के अंदर होते हैं। ये सारी बातें आपके एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन जी। अब सर्कुलर का मतलब क्या होता है सर? सुनो ध्यान से, हेलो भाई साहब सुनो। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? अब बहुत बार क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट बन गया,
अब उस एक्ट को बनने में ना, उस एक्ट में कई सारी कमियां हैं, कई लाइनों के डबल मीनिंग निकल रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको क्लियर करने के लिए क्लैरिफिकेशन लाती है, एक्सप्लेनेशंस लाती है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जहां भी गवर्नमेंट को डाउट होगा इसका रियल मीनिंग क्या है, तो गवर्नमेंट वहां पे सर्कुलर इशू करेगी। और जो भी गवर्नमेंट ये सर्कुलर इशू कर रही है, ये किसके लिए इशू कर रही है, डिपार्टमेंट के लिए। ये असेसी और कोर्ट्स को मानने कंपलसरी नहीं होते। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई सर्कुलर लेके आ रही है तो मुझे मानना ना मानना ये मेरी मर्जी है, कोर्ट को मानना ना मानना ये कोर्ट की मर्जी है, बट डिपार्टमेंट के लिए एडवाइसरी है, डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा सर्कुलर। बस ये पर ध्यान दो जी। तो सर्कुलर मींस क्लैरिफिकेशन। अगर किसी लाइन के डबल मीनिंग आ रहे हैं, उसका रियल मीनिंग क्या है, तो गवर्नमेंट वहां पे सर्कुलर इशू करती है। बस ये पर ध्यान दो सर। फिर नोटिफिकेशन में क्या होता है, नोटिफिकेशन मतलब अगर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को कोई भी चेंज लेके आना है, कुछ चीज नई लेके आनी है, कुछ चीजें विड्रॉ करनी है, तो फिर गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन के थ्रू लेके आती है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर आर इशूड बाय सीबीडीटी। सर्कुलर कौन इशू करेगा, सीबीडीटी। फ्रॉम टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड क्लैरिफाई ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजन। फिर सर्कुलर इशूड बाय गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड एसएससी। ये गाइडेंस दोनों के लिए होती है, बट डिपार्टमेंट के लिए मानने जरूरी होते हैं, बट एसएससी और कोर्ट के लिए मानने जरूरी नहीं होते हैं। ये सर्कुलर की बात यहां पे लिखी है। फिर अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूंगा तो नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी। नोटिफिकेशन जो है वो सबको माननी जरूरी है, वो सबके लिए बाइंडिंग है, मेरे लिए भी बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट के लिए भी है, सबके लिए बाइंडिंग है। अगर कोई चेंज लेके आना है इन द मिडल ऑफ ईयर में, तो वो गवर्नमेंट कैसे लेके आएगी, वो नोटिफिकेशन से लेके आएगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी बातें नोटिफिकेशन में है। और देन फिर यहां पे आ रहा है लीगल प्रोविजन। अब ये लीगल प्रोविजन में क्या है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि हाई कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी, टैक्स का केस चला गया। तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, लीगल प्रोविजंस होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं। हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास की है, वो सिर्फ उसी स्टेट में एप्लीकेबल होगी जहां का वो हाई कोर्ट है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कह दिया ना, तो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगी, उसको ओवररूल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट पास करते हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे पास करते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन वाले मैटर जो हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाले मैटर जो हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाते हैं। बट अगेन हमारे लेवल पे ये जजमेंट्स किसी काम की नहीं आती। तो तुम्हारे एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनेगा, ये 5 सोर्स आपको लिख के आने पड़ेंगे, उसके अंदर ये 2-2 3-3 पॉइंट्स आपको लिख के आने पड़ेंगे जी। तो आज वाली क्लास में अभी तक आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया है जो हमारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, बाकी सारी बातें बेसिक की हैं हमने। ठीक है, अब मेरे को बताओ वो क्वेश्चन हमने कौन सा किया, सारे बच्चे आंसर देंगे। यार अगर तुमने बातें करनी है ना तो कोई फायदा नहीं है यहां बैठने का। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये फ्री की क्लास मत समझना, मत समझना सर। इसके अंदर मेरी मेहनत भी बहुत लग रही है और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखो मेरी मेहनत भी बहुत लग रही है, तुम भी मेहनत के लिए यहां पे आई हो, 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के आई हो, तो अपना टाइम भी वेस्ट मत करना, मेरा भी वेस्ट मत करना। तो फिजूल की बातें लाइव के अंदर मत करना, बस चुप करके यहां पे बैठे रहो, सुनते रहो, ये बहुत काम की बातें हैं। अब बताओ जी, सारे बच्चे बोलो सोर्सेज कितने हैं, बताओ सोर्सेज कितने हैं, बताओ कितने सोर्सेज हैं, 5। कौन कौन से हैं, पहला सोर्स बताओ, पहला सोर्स क्या आ रहा है जी, इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है, इनकम टैक्स रूल्स आ रहे हैं। तीसरा क्या आ रहा है, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। चौथा क्या आ रहा है, फाइनेंस एक्ट आ रहा है। और पांचवा क्या निकल के आ रहा है, पांचवा आ रहा है लीगल डिसीजन या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। ये 5 सोर्सेज आपके निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको पैक कर सकते हैं, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे देखो मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, और फिर फाइनली यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा जिसकी तुम वेट कर रहे हो। गाबा सर मेरे हाथ में खारिश हो रही है, कैलकुलेटर मेरे को देख रहा है, मैं कैलकुलेटर को देख रहा हूं, वो कह रहा है मुझे उठा, कुछ बटन दबा, कर कैलकुलेशन, मजा ही नहीं आ रहा, हम टैक्स पढ़ रहे हैं। गाबा सर बहुत खुजली हो रही है मेरी हाथों में। तुम्हारी खुजली दूर हो जाएगी जब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इसके बाद सारे तुम्हारे प्रैक्टिकल ही है। मुझे पता तुम्हारे हाथ में ऐसे ऐसे कर रहे हो, तुम खुजली हो रही है कि हाय हाय भगवान, कब प्रैक्टिकल है, कब टैक्स निकालूंगा, कब एमआर करूंगा, कब सरचार्ज करूंगा, कब नया टैक्स होगा, कब रिबेट होगा, कब स्पेशल इनकम, कब नॉर्मल इनकम, कब दोनों मिक्स हो जाएंगी, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे, फिर मजा आएगा। कहा सर वो कब होगा, बस वो आने वाला है। मेरा भिंडी कलर का बच्चा, देख लो मैं तुम्हें कितना समझता हूं। यही चल रहा है ना तुम्हारा दिल में, खाओ कसम।
अरे मैं कह रहा हूं यही चल रहा है, फिर बेकार की बातें कर रहे हो। चलो आ जाओ फटाफट से आओ। तो इधर देखो ध्यान से, तो फाइनली अब उस मुकाम पे हम आने वाले हैं। अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ जी, अब दो तीन डेफिनेशन हम देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली डेफिनेशन की बात हो रही है मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स जी। ठीक है जी, क्लास कब तक है? क्लास है 8 सवा 8 तक क्लास है, 8 या सवा 8 तक क्लास होगी। क्लास कब तक है यार, हद होगी। हाँ चलो सुनो ध्यान से। सर आई हैड नॉट स्माइल इन डेज। क्यों भैया, हंस ले, हंस ले। हंसते पता कैसे? ऐसे, ऐसे हंसना होता है। जिंदगी निकल जाएगी बेटे, ये मुरझा के कुछ नहीं पड़ा, नालायक। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ। इनकम टैक्स का मतलब क्या है? चलो मैं तुमसे पूछता हूं, आप बताओगे इनकम टैक्स का मतलब क्या है? बताओगे इनकम टैक्स का मतलब क्या है? जल्दी बताओ फटाफट से, इनकम टैक्स का मतलब क्या है? सारे बच्चे मुझे इनकम टैक्स की डेफिनेशन बताओ, इनकम टैक्स का मतलब क्या है? तो इनकम टैक्स का मतलब ये है, टैक्स ऑन इनकम मत कह देना। मैं कल, मेरा मेरा ना लठ नहीं है, और मैं लठ नहीं लाया। मेरे पास ना वो त्रिशूल होता है, त्रिशूल, उससे मैं मारता हूं बच्चों को। तो यार मेरे पास यहां पे है नहीं, मैं कल से रखूंगा। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा टैक्स ऑन इनकम। अगर किसने बोल दिया टैक्स ऑन इनकम, वो महान नालायक बच्चा, बस ये पर ध्यान देना। ओए, 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 नहीं 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 लिखना। हाँ अब बच्चों ने सही लिखा है, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम। सर इनकम मत कहना, क्योंकि इनकम में ग्रोस इनकम भी आती है, नेट इनकम भी आती है। तो इनकम टैक्स जो है वो ग्रोस इनकम पे नहीं है। तो पहली बात तो ये समझो कि जो हम इनकम टैक्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस इनकम टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, तो आप ये नहीं कहोगे टैक्स ऑन इनकम। आप सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बोलोगे भैया टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो अगर मैं टैक्स ऑन टोटल इनकम की बात करूंगा या टैक्सेबल इनकम की बात करूंगा, वो इनकम टैक्स में आएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो इनकम टैक्स का मतलब क्या हो गया? टैक्स ऑन टोटल इनकम, या मैं टैक्सेबल इनकम कहूं या मैं नेट इनकम कहूं, इसका मतलब सेम है। अगले पॉइंट पर आओ, जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब क्या है? हेलो भाई साहब इधर, जीएसटी का मतलब क्या है? अरे जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? वैसे तो लोग कहते हैं गाबा सर टैक्स, बट वो तो बेकार की बात है। बट वैसे जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? बटन सोच समझ के दबाना। जो तुम तेजी से लिख रहे हो ना, बहुत सोच समझ के लिखना। जीएसटी की फुल फॉर्म, पल्लवी है नालायक, प्रीति भी महानालायक है। जितने बच्चे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कह रहे हैं वो सारे नालायक बच्चे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अब ये मत कहना गलती से लिख दिया, लिख दिया इट मींस तुम्हारे दिमाग पे चल रहा था। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है। क्योंकि जीएसटी एक सर्विस पर नहीं है, जीएसटी मल्टीपल सर्विस पर एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहां पे जीएसटी की मीनिंग क्या है। तो जीएसटी इज ए टैक्स, पहली बात जीएसटी एक टैक्स है विच इज लेविड ऑन सप्लाई, जो सप्लाई के ऊपर लगेगा। सप्लाई किसकी? गुड्स और सर्विस और बोथ, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, चाहे गुड्स एंड सर्विस दोनों की हो। एल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जीएसटी की कि जीएसटी एक टैक्स है लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, बट एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसकी सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो फाइनली ये हमारी जीएसटी की डेफिनेशन निकल के आ रही है। अब यहां पे एक बार देख लो जी, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अभी जीएसटी नहीं है और कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। पर आपने सुना होगा पेट्रोल, पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं है। यस पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं है, बट पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं है। पेट्रोल पे जीएसटी बाद में लग सकता है, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट लीकर वाले केस में ऐसा नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लीकर वाले केस में ऐसा नहीं। लीकर वाले केस में जीएसटी अभी नहीं है, जीएसटी कभी नहीं है। बट पेट्रोल वाले केस में गवर्नमेंट कह रही जीएसटी अभी नहीं है, बट बाद में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा, बस ये पर ध्यान देना। और कस्टम जो है, कस्टम एक ड्यूटी है। कस्टम सिर्फ गुड्स पे लगता है और गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने पे लगता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन कस्टम की भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो अब यहां पे फटाफट से आओ, इधर देखो ध्यान से। ओए होए, तुम्हारे चेहरे की स्माइल ही लगे भाई।
अरे अब आएगा मजा गाबे। ये देख गाबे, हम ना वेट कर रहे हैं, पता किससे का वेट कर रहे हैं, वो टेबल कब आएंगी, वो टैक्स रेट कब आएंगे। हाँ हाँ, ये डिजिट जो होती है ना, ये हमें बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जी। बेसिक बेसिक सारी बातें मैंने यहाँ पे खत्म कर दी हैं, और अब जाके आपका एक्चुअल में मैं कहूं तो एक्चुअल में अब जाके मेन कंटेंट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 का। वो सारा बेस था, वो सारा का सारा क्या था, बेस था, वो बताना बट मेरे लिए जरूरी था। आपके लिए शायद वो टाइम वेस्ट हो सकता है, बट मेरे लिए वो टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे ऊपर विश्वास करके बैठे हैं कि इस क्लास से उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं सबको मैं बेसिक से लेके चलूं, चाहे वो तुम टाइम वेस्ट समझो, चाहे वो कुछ भी समझो, बट वो टाइम वेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके बिना तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा जी। ठीक है जी, चलो अब फाइनली इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। तो डेली 7 बजे ही क्लास रख लीजिए। चलो एक बार हम 4 बजे रखते हैं, फिर धीरे धीरे 7 बजे कर लेंगे, कोई बात नहीं, 7 बजे कर लेंगे, आगे जाके 7 बजे कर लेंगे। एक बार अभी 4 बजे कर लेते हैं, ठीक है, एक बार अभी 4 बजे कर लेते हैं, आगे जाके हम टाइम पे विचार कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो बस। ठीक है, चलो, नहीं लिखना कुछ नहीं है, ये नोट्स तुम्हें सारे के सारे मिलेंगे, ये नोट्स तुम्हें सारे के सारे मैंने दे दिए हैं। अगर कुछ बच्चों को नहीं मिले तो मैं क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे दोबारा डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हाँ अभी हम 4 बजे ही करेंगे, कल जो हम मिल रहे हैं कल 4 बजे मिल रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम 4 बजे ही करेंगे, कल का मतलब मंडे को जब हम मिलेंगे वो 4 बजे मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो मंडे को हम 4 बजे मिलेंगे। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इधर देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे ध्यान देना, अगले आने वाले 15 मिनट आपने मुझे ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो अगले आने वाले 15 मिनट हैं वो मंडे वाली क्लास का 1.5 घंटा उस पर डिपेंड करेगा कि ये 15 मिनट तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो जी। तो अब जो हम यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो हमारा है सेक्शन नंबर 4 है, वो हमारा सेक्शन नंबर 4 है, और ये सेक्शन नंबर 4 हमारा है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब तुम्हारा जितना भी मन कर रहा है, हमें इनकम टैक्स निकालने का मन कर रहा है, हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का मन कर रहा है, गाबा सर कब मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कब हम वो क्वेश्चन करेंगे, तो उससे पहले ये समझ लो कि जो भी तुम इनकम टैक्स अब निकालना सीखोगे, या तुमने पहले सीखा हुआ उसकी तुम रिवीजन करोगे, या जो भी हमें सरचार्ज निकालने हैं, जो भी हमें एमआर निकालने हैं, जो भी हमें रिबेट निकालनी है, कंपनी के टैक्स रेट देखनी है, या किसी के भी टैक्स रेट देखने हैं, तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर किसी भी पर्सन का तुम टैक्स निकालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उस पर्सन पे सेक्शन 4 सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो सर, ये मैं बता रहा हूं सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक बेस है, हर चीज का एक लॉजिक है कि मेरा तुम इनकम टैक्स क्यों निकाल रहे हो, मैंने तुमसे पूछा मेरा टैक्स क्यों निकाल रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर सेक्शन 4 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। आज अगर इंडिया में सिंगल पर्सन भी इनकम टैक्स पे कर रहा है, रीजन क्योंकि वो सेक्शन 4 में कवर है, सेक्शन 4 की सारी कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तब उस पर्सन पे इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है। तो सेक्शन 4 में क्या लिखा है, सेक्शन 4 हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर सेक्शन 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो उस पर्सन पे एक्ट लगेगा, नहीं तो उस पर्सन पे एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। एक बार अब सेक्शन नंबर 4 की फटाफट से रिवीजन करते हैं कि सेक्शन 4 में क्या लिखा होगा। सेक्शन 4 ये बात कहना चाह रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का मतलब क्या है, इसको पढ़ने से लग रहा है कि सेक्शन 4 जो है वो हर पर्सन पे लगेगा, मतलब इनकम टैक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हर पर्सन पे एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचईएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, तो हर पर्सन पर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं लगेगा। पहली बात तो ये। फिर उसने बोला एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम, अब सारे बच्चे बोल देना, उसने इनकम वर्ड यूज किया, ग्रोस इनकम वर्ड यूज किया, या टोटल इनकम, टोटल इनकम, और पूरे इनकम टैक्स में यही तो सबसे मेन है भाई, एक ही तो चैप्टर है जो हमारी जान खा जाता है। चेक करो, जब वो चैप्टर तुम्हारे सामने आता है, आधे बच्चे होते हैं हाय ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, हाय ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, वो टोटल इनकम वाला, जब तुम कहते हो भाई वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता, उसमें 5 हेड्स की इनकम आती है, क्लबिंग है, सेट ऑफ है, डिडक्शंस है, टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, उसके बाद ही तुम्हारी टोटल इनकम आती है। तो वो टोटल इनकम ही तो निकालना सबसे मेन है पूरे इनकम टैक्स में, और है क्या जो हमें पूरे इनकम टैक्स में, अगर हमें टोटल इनकम निकालनी आ गई फिर तो इनकम टैक्स ही खत्म हो गया ना। तो सेक्शन 4 ने एक वर्ड लिखा टोटल इनकम, कि जो तुम्हें टैक्स लगाना है वो टोटल इनकम पे लगाना है, वो ग्रोस इनकम पे नहीं लगाना, बस ये पर ध्यान दो।
तो उसने बोला एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। अब ये टोटल इनकम किस साल की चेक करनी है? प्रीवियस ईयर की चेक करनी है। और ये बात तुम्हें मैं पहले से ही बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल नहीं होता, प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल होता होगा, बट इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। जैसे एक बात मेरे को बताओ, आज हमारी 22 फरवरी 2024 है। ये साल मेरा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2000 सॉरी आज 22 फरवरी 2025 है। ये साल मेरा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 24 से, खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। तो ये मेरा 24-25 चल रहा है। तो 24-25 अभी ये साल चल रहा है, बट इनकम टैक्स में इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। इनकम टैक्स में प्रीवियस मतलब पिछला नहीं होता, इनकम टैक्स में प्रीवियस मतलब करंट ईयर होता है। जो ये साल तुम्हारा चल रहा है, जिस साल तुम इनकम कमा रहे हो, उसी साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनसे पूछो प्रीवियस ईयर क्या? पिछला साल। प्रीवियस ईयर क्या? पिछला साल। प्रीवियस ईयर क्या? पिछला साल। नहीं भाई, पिछला साल नहीं होता, करंट ईयर होता है। जो साल तुम्हारा चल रहा है वो साल तुम्हारा प्रीवियस ईयर है इनकम टैक्स के अंदर। तो जो इनकम हमें निकालनी है ना, वो प्रीवियस ईयर की निकालनी है। और अगर वो इनकम तुम्हारी उस लिमिट से ज्यादा होगी जहां तक टैक्स नहीं लगता। अब तुम सब जानते हो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट होती है, याद है ना? एग्जम्पशन लिमिट होती है इनकम टैक्स में, वो 2.5 लाख की भी होती है, 3 लाख की भी होती है, फिर कुछ केस में 5 लाख की भी होती है। तो वो सारी एग्जम्पशन लिमिट हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हारी इनकम वहां तक है तो सेक्शन 4 नहीं है, अगर तुम्हारी इनकम उस लिमिट से ज्यादा है तो सेक्शन 4 लगेगा। और जैसे ही तुम्हारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी, तुम बन जाओगे असेसी। तो इनकम टैक्स में टैक्स पे करने वाले को हम पर्सन नहीं कहते, असेसी कहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अगर आपने कभी भी पेपर में क्वेश्चन देखा हो या जब भी हमने क्वेश्चंस किए हो, चेक करना क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि मिस्टर एक्स इज एन असेसी। उसमें क्वेश्चन में असेसी वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि पर्सन के नाम से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो पर्सन है उसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है, अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है वो टैक्स पे करने के लायबल ही नहीं है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए क्यों असेसी वर्ड लिखा होता है, ये कहां से आया असेसी वर्ड, क्यों असेसी पर टैक्स लगता है? क्योंकि सेक्शन 4 ये बात कह रहा है कि अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो वो असेसी है, अगर वो असेसी है और फिर वो टैक्स पे करने के लायबल होगा जो रेट तुम्हारे फाइनेंस एक्ट में होंगे उस रेट से। जी तो एक लाइन हमेशा ध्यान देना कि हर असेसी एक पर्सन तो है, बट हर पर्सन एक असेसी नहीं बन सकता। पर्सन असेसी सिर्फ तभी बनेगा जब वो टैक्स पे करने के लायबल होगा। तो जितने मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, हम सब पर्सन तो हैं, बट हम सब असेसी वाली कैटेगरी में कवर नहीं हो सकते। हम असेसी वाली कैटेगरी में तभी कवर होंगे अगर हमारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी, तभी हम असेसी बनेंगे, नहीं तो हम सब पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हैं, इसीलिए हम टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। तो इनकम टैक्स में 2 लोग होते हैं, एक तो पर्सन और एक असेसी। पर्सन सब लोग होते हैं, बट असेसी सब लोग नहीं होते। असेसी वही बनता है जो टैक्स पे करने के लायबल वाली कैटेगरी में होता है, उसको हम असेसी कहते हैं। बस ये पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल सही बात है, रोहित बिल्कुल सही बात कह रहा है कि एवरी असेसी इज ए पर्सन, बट एवरी पर्सन आर नॉट एन असेसी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। सर आप तो असेसी हैं। मैं तो असेसी हूं, मैं थोड़ी सी इनकम कमाता हूं, बिल्कुल कमाता हूं, मैं तो असेसी। तुम भी असेसी बनने वाले हो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो ना? हैं, तुम भी कमाओगे, तुम भी एसएससी बन जाओगे, पक्का पक्का। और क्या, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो पर्सन में कौन कौन आता है जी। तो पर्सन में मैंने आपको बता ही दिया, पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, कोई भी कंपनी हो, फर्म, एलएलपी भी यहां पे आएगी, एओपी। एओपी का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ऐसी एसोसिएशन जो पर्सन की है, मतलब उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी सब लोग आएंगे। फिर बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल की बॉडी। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी पर्सन है। फिर एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मशीन, गोड, ये सब कुछ पर्सन वाली डेफिनेशन में कवर है। और पर्सन की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब देखो इंडिविजुअल के अंदर सब यहां पे इंडिविजुअल आएंगे, मेल, फीमेल, मेजर, माइनर, मैरिड, अनमैरिड, साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, कोई भी हो, अगर तुम इंडिविजुअल हो ना, तो सभी इंडिविजुअल की कैटेगरी जो है वो पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? यस सोनल, यस, ठीक है। उसके बाद देखो एचयूएफ,
अब HUF का मतलब क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा याद है HUF वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि HUF वाले केस में दो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ हैं, मतलब हिंदू लॉ के दो स्कूल हैं। याद है, किसी को नाम याद है? HUF के दो स्कूल हैं, आपने शायद इकोनॉमिक्स के अंदर शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं के अंदर, अगर HUF के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो। अब दो कौन कौन से लॉ हैं? एक तो दया भागा स्कूल है और एक मिताक्षरा स्कूल है। अब दया भागा में क्या हो? दया भागा जो है वो एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल और असम के अंदर, और जो मिताक्षरा स्कूल है वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। सर इन दोनों में ये दोनों अलग अलग क्यों है? जो दया भागा स्कूल है ना, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या? देखो जी, पहली बात ये एप्लीकेबल होगा वेस्ट बंगाल असम में, और ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा वेस्ट बंगाल असम को छोड़ के। दूसरी बात, इस केस में क्या होता है? इस केस में जब तक तुम्हारी फैमिली का हेड जिंदा है, जैसे पापा जिंदा हैं, घर का कोई बड़ा जिंदा है, तब तक उस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है। ये तो बेकार है, ये थोड़ा हमारा कोई राइट नहीं है, ऐसे की तैसे हमें ये HUF नहीं अच्छी लग रही। सर हमारा बचपन से राइट कब आएगा? जैसे हम पैदा हुए हमारा प्रॉपर्टी पर राइट आ जाना चाहिए बस सर। तो फिर ये वाला है जी। और ऑलमोस्ट आप में से काफी सारे बच्चे मिताक्षरा में एप्लीकेबल होते हैं। देखो, वंस एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ, नॉट बाय सक्सेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इज एल्डर आर लिविंग। मतलब ये वजह, यही तो मेन है। तो मैं अगर वेस्ट बंगाल रहता हूं, मैं वहां से शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं दिल्ली में आ जाऊंगा, मेरे को जन्म जात मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे मेरा राइट चाहिए। पापा तुम्हारे साथ बैठे हैं, रैप्टा तैयार है, चांटा आने वाला, दूर से उड़ता उड़ता, तेरी ऐसी की तैसी नालायक कहीं के, तेरे को अधिकार चाहिए तेरे बाप की प्रॉपर्टी पे है? बताऊं तेरे को, मिताक्षरा स्कूल में तेरे को डाल दूंगा दया भागा के अंदर, शिफ्ट कर दूंगा वेस्ट बंगाल में, आसाम में। सोच रहा कोई तो दया भागा में करेगा, ठीक है। बट ये मेनली दोनों में डिफरेंस होता है कि जो दया भागा स्कूल है उसमें जब तक एल्डर जिंदा है तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं होता, और अदरवाइज इस केस के अंदर जो होता है वो बाय बर्थ आपका राइट आ जाता है। बस ये बात ध्यान दो जी। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब एक बात बताओ, अब ये टोटल इनकम कैसे निकालनी है और फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है? अब ये सबसे मेन पॉइंट है कि टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी हमें कैसे निकालनी है। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है यार, मैं तो मिताक्षरा में ही हूं, दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली तो मिताक्षरा में आएगा ना। ठीक है, चलो अब इधर सुनो ध्यान से। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बट एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे को कुछ दे सकते हो, इस वीडियो को पहली बात हर बच्चे के साथ में शेयर करना बहुत जरूरी है, और कमेंट सबने करके जाना है हर क्लास के बाद में। तुम्हारा 1 मिनट आप मान नहीं सकते मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट होते हैं, जितने लाइक्स होते हैं, ये वीडियो यूट्यूब वाले जो है ना, ये तभी ऊपर लेके आते हैं, और तभी दूसरों को वीडियोस दिखती हैं, और तभी लोग ये देखेंगे। तो आपको मेरी सपोर्ट करनी है, क्योंकि आप ही मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा बहुत मेहनत करने का। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? सर कोई नहीं है, किसको शेयर करूं? मेरे को दोबारा से व्हाट्सएप कर दियो, मुझे व्हाट्सएप कर दियो, मैं मान लूंगा तूने शेयर कर दी। ठीक है, जिसका कोई नहीं है ना वो सारे मेरे को शेयर कर देना, कह देना सर देखो हमने शेयर कर दी, मैं हूं तुम्हारा भाई, ऐसे मत कहो कोई नहीं है, मेरे को शेयर कर देना, नालायक कहीं के। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब टोटल इनकम कैसे निकालनी है और फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, टोटल मिला के ना 18 स्टेप्स हैं, टोटल मिला के 18 स्टेप्स हैं टोटल इनकम निकालने के और फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालने के। आज वाली क्लास में हम 9 स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बैलेंस टैक्स निकालने वाले स्टेप जो हैं फिर वो हम मंडे को करेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मंडे को फाइनली हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ना मंडे वाली क्लास कोई मिस मत करना, शाम को 4 बजे वाली क्लास मिस मत करना। रीजन, क्योंकि मंडे से हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। फिर हम ये नहीं कि सर हमारा प्रोविजन, क्योंकि फिर हमारे टैक्स रेट होंगे, सरचार्ज होंगे, उसके में कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो सारी कैलकुलेशन जो फिर मंडे को स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं तुम्हें पहले 9 स्टेप बताने चाह रहा हूं। 9 स्टेप्स कौन कौन से हैं टोटल इनकम को निकालने के? अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि 9 स्टेप्स कौन कौन से हैं, मतलब टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ जी, जल्दी बताओ टोटल इनकम कैसे निकालते हैं।
अगर मैं तुम्हें कहूं टोटल इनकम निकालनी है तो टोटल इनकम बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। नहीं, अभी क्लास हमारी 4 बजे होगी जी, अभी हमारी क्लास की टाइमिंग जो होगी वो 4 बजे होगी, देन फिर हम आगे जाके देखेंगे। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर किसी की टोटल इनकम निकालनी है तो स्टेप नंबर 1 ये है कि उस पर्सन का हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की टोटल इनकम निकालनी है वो रेजिडेंशियल स्टेटस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आप निकालोगे, स्टेप नंबर 1 है उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर स्टेप नंबर 2 ये बात कहता है कि जो उस पर्सन की इनकम है उसको क्लासीफाई करो 5 हेड्स में। मैं ये नहीं कह रहा इनकम के आने के 5 सोर्स हैं, बट जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसके 5 हेड होंगे, मतलब क्लासीफाई करो अलग अलग हेड में कौन कौन से हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर स्टेप नंबर 3 ये बात कहता है कि जो तुमने इनकम 5 हेड में क्लासीफाई की है उसको तुम कंप्यूट करो, पहले इन 5 हेड की इनकम को कंप्यूट करो। पर कैसे कंप्यूट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारी ग्रोस इनकम है उसमें से उस चैप्टर की जो डिडक्शंस है उसमें से माइनस कर दो, जो खर्चे हैं वो माइनस कर दो, फिर तुम्हारी आपकी इनकम आ जाएगी उस हेड के अंदर। तो स्टेप नंबर 2 में तुमने क्लासिफाई किया, स्टेप नंबर 3 में उन 5 हेड की इनकम को तुमने कंप्यूट किया। फिर स्टेप नंबर 4 में उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम जोड़ दो। याद है क्लबिंग ऑफ इनकम, वाइफ, सन्स वाइफ, माइनर वाली जो इनकम तुम डाइवर्ट करते हो उस इनकम को जोड़ दो उस क्लबिंग ऑफ इनकम में। उसमें से फिर माइनस कर दो सेट ऑफ लॉसेस, और ये माइनस करने के बाद तुम्हारी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। फिर ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस कर दो डिडक्शंस। अब डिडक्शन कौन कौन सी 2 तरह की होती हैं। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम में से अगर मैं डिडक्शन माइनस कर दूंगा अंडर चैप्टर 6 से तो टोटल इनकम आएगी। आंसर इज नो। ग्रोस टोटल इनकम में 2 डिडक्शन माइनस होंगी, एक तो अंडर चैप्टर 6 से सेक्शन 80C से 80U वाली, और एक सेक्शन 10AA वाली SCZ वाली, वो भी ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती है। अब ये दोनों डिडक्शन माइनस करने के बाद फिर तुम्हारी टोटल इनकम आ रही है, और फिर तुम इस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करोगे किसके मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में। अब ये 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कैसे करोगे, अगर लास्ट डिजिट तुम्हारा 5 से कम है तो लास्ट 10 में, और अगर लास्ट डिजिट तुम्हारा 5 या उससे ज्यादा है फिर अगले 10 में करोगे। मैं दोबारा कह रहा हूं हर इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना, टोटल इनकम जो निकल के आ रही है उसको राउंड ऑफ करना है। ये नहीं सैलरी की इनकम को राउंड ऑफ कर रहे हो फिर हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम को राउंड ऑफ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारी फाइनल टोटल इनकम निकल के आ रही है उस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है, बस ये पर ध्यान दो। सेक्शन 115 बीएससी में नहीं, क्या नहीं, क्या सेक्शन 115 बीएससी में राउंड ऑफ नहीं करते क्या? अच्छा, वो तुम ये कह रहे हो डिडक्शन माइनस नहीं करनी, उसको भी छोड़ दो ना। डिडक्शन कौन कौन सी मिलनी है कौन कौन सी नहीं मिलनी वो तो हम बाद में देख लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जो 115 बीएससी है उसमें भी डिडक्शंस मिलती हैं, हाँ वो बात अलग है, सारी नहीं मिलती, ठीक है ना। बट 80 CCD2, 80 DDAA, 80 CCH2 वो सब मिलती हैं। तो मैं अब ये एज्यूम करके चल रहा हूं, मैं नॉर्मल बात बता रहा हूं। और ये जो राउंडिंग ऑफ है उसका सेक्शन जो है वो 288 कैपिटल ए है, इसमें राउंड ऑफ करना है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। सर SEZ वाला क्या है, एक सेक्शन है 10AA SEZ वाला कि अगर SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि अगर मेरी कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है वहां पे सेटअप है तो मुझे डिडक्शंस मिलती है 10AA की, उसकी बात यहां पे हो रही है। ठीक है जी। और फिर फाइनली देखो यहां पे मैंने अब एग्जांपल दिया हुआ है, अब ये सारे बच्चे एक बार एग्जांपल देख लेना कि अगर तुम्हारी इनकम 4,44,444 रुपए है तो 444 है ना, तो लास्ट डिजिट 4 है तो ये 440 हो जाएगी। अब यहां 555 है तो 555 लास्ट डिजिट 5 है तो यहां 560 हो गया। अब यहां पे क्या है 179.20, तो डेसिमल के बाद वाला नहीं देखना, डेसिमल से पहले वाला क्या है 9 है तो यहां पे 180 हो गया। फिर यहां पे क्या है 590171, तो 171 है तो यहां पे 170 हो गया। अब यहां पे 140 है तो यहां पे 140 रहेगा, यहां पे 866 है तो 870 हो जाएगा। इस तरह से आप राउंड ऑफ करोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का लोग कर सकते हैं। तो अब जाके हमारे यहां पे 9 स्टेप खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और जो हम जीएसटी में राउंड ऑफ करते हैं तो जीएसटी में राउंड ऑफ जो करते हैं वो 10 के मल्टीपल पे नहीं करते, वो ₹1 के मल्टीपल में करते हैं। थोड़ा इसको भी ध्यान देके चलना, वहां पे 10 का मल्टीपल है, यहां पे 1 का मल्टीपल है जीएसटी में। जैसे वहां पे क्या देखते हैं लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा तो अगला 10, 5 से कम है तो लास्ट 10। यहां पे हम देखते हैं डेसिमल के बाद वाला।
कि अगर यहां पे 0.5 या मोर है तो अगला 1 रुपया, और अगर 0.5 से कम है तो लास्ट 1 रुपया। तो जीएसटी में राउंड ऑफ जो करना है वो 1 रुपए के मल्टीपल में करना है, बस ये पर ध्यान दो जी। अभी एग्जाम्पल तुम्हें दिए हुए हैं जी, आप देख सकते हो। अगर जीएसटी में 848 रुपए है तो ये राउंड ऑफ है, इसको और कुछ नहीं करना, 848 है। यहां पे 845.4 है तो 845.4, तो 0.4 तो मतलब लास्ट है तो 845। फिर 844.7 है तो 0.5 से ज्यादा है तो 845। 890 तो 890, 891.80 है तो यहां पे 892 आ गया क्योंकि यहां पे 0.8 है, और ऐसे 877.10 है तो खाली 877 आएगा। इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं, बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनली यहां से फिर हमारे अगले स्टेप यहां पे स्टार्ट होंगे, किस तरह से हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, स्टेप नंबर 10 से। ठीक है, अब मैं एक बार तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो यहां पे जी। अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान रखना कि अब हम जो मंडे से करेंगे, अब मंडे से फाइनली हम ये वाला पोर्शन सारा का सारा स्टार्ट कर देंगे। यहां से देखो जी, आपकी 2 स्कीम होती है, ठीक है, एक तो ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ये 115 बीएससी डिफॉल्ट स्कीम और ये नॉर्मल स्कीम। फिर नॉर्मल स्कीम डिफॉल्ट स्कीम में क्या क्या एग्जम्पशंस लिमिट होती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्या क्या आपके टैक्स रेट यहां पे निकल के आएंगे कि डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स रेट क्या होंगे, नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट क्या होंगे, तो ये सारे टैक्स रेट हमारे स्टार्ट होंगे। इसके बेस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो बहुत मजा आने वाला है। आई होप आपको आज मजा आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो डे बाय डे और मजा आएगा, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट होना है। मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा हर बच्चे के लिए कि उसके दिल में एक सेटिस्फेक्शन हो कि यार गाबा सर ने मेहनत की है और हमें बहुत मजा आया है, और इसका रिजल्ट मैं कंफर्म कह रहा हूं तुम्हें पेपर के अंदर मिलेगा। बस तुम्हें डेली बेस पे इस क्लास को इग्नोर मत करना, इसको ये मान के चलना कि बहुत महंगी क्लास है जो हमें फ्री में दी जा रही है बस, और ये तुम्हारे फायदे के लिए दी जा रही है, ठीक है। इस नोट्स को मैं दोबारा से अभी सभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सभी व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। और ये नोट्स जब तक हमारा चैप्टर 1 चलेगा ये नोट्स हमारे काम आएंगे। इसके बाद में क्वेश्चंस भी है, हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब हर बच्चा कमेंट जरूर करेगा, हर बच्चा लाइक जरूर करेगा, ताकि जब मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ूं तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि बच्चों ने बहुत प्यार दिया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहां पर आए। गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय जी।